न्यू ईयर्स ईव। सुयश, जैस्मिन, तारा और मयंक कॉलेज में एक दूसरे के दोस्त बने थे। उनके कॉलेज का फाइनल ईयर चल रहा था। इसके बाद वो सभी अपनी अपनी जॉब्स में बिजी होने वाले थे, इसलिए वो आखिरी बार एक साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहते थे। उन चारों ने डिसाइड किया कि वो इस न्यू ईयर्स ईव पर एक क्लब में जाएंगे और एक यादगार पार्टी करेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो पार्टी उन्हें एक ऐसी भयानक याद दे जाएगी जो वो भुलाए नहीं भूल पाएंगे। क्लब में बज रहे गानों पर डांस करते करते सुयश को छोड़कर बाकी सभी ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। जैस्मिन ने तो इतनी पी ली थी कि शराब के नशे में उससे सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। रात बहुत हो चुकी थी। क्योंकि सुयश ने शराब नहीं पी थी, इसलिए उसने बाकी सभी को घर ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। उसने सबको जैसे तैसे करके गाड़ी में बिठाया। गाड़ी की फ्रंट सीट पर मयंक बैठा था और पीछे जैस्मिन और तारा। शराब पीने की वजह से वो तीनों ही अपने होशो आवाज में नहीं थे। तभी अचानक गाड़ी चलाते हुए सुयश की नजर पीछे की सीट पर गई और वो अचानक सुन्न पड़ गया। उसने देखा कि जैस्मिन और तारा के बीचों बीच एक लड़की बैठी हुई थी। सुयश की नजरें उस लड़की से मिली तो उस लड़की की आंखों से अचानक खून के आंसू निकलने लगे। ये देखते ही सुयश घबरा उठा और गाड़ी का स्टीयरिंग एक तरफ घूम गया। सुयश ने जैसे तैसे करके गाड़ी संभाली और एक जगह आकर गाड़ी रोक दी। उस लड़की को देखकर सुयश की रूह कांप गई थी। जब सुयश ने वापस पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की गाड़ी में नहीं थी। सुयश ने अपने बगल में बैठे मयंक को नींद से उठाया और उससे कहा कि पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ था। मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां जैस्मिन और तारा के अलावा कोई भी नहीं था। मयंक ने सुयश का मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई दारू मैंने पी है और नशा तुझे चढ़ रहा है। ऐसा बोलकर मयंक सुयश पर हंसने लगा, क्योंकि वो लड़की अब सचमुच गाड़ी में नहीं थी। सुयश को भी लगने लगा कि शायद वो उसका वहम ही था और वो वापस गाड़ी चलाने लगा। तभी जैस्मिन को होश आया और उसने कहा कि उसे चक्कर आ रहे हैं। सुयश ने गाड़ी साइड में लगाई और जैस्मिन को उतार कर गाड़ी से बाहर ले गया। जैस्मिन ने गाड़ी से उतरते ही उल्टी कर दी। उल्टी करने के बाद सुयश ने मयंक को आवाज देकर पानी की बोतल मांगी और कुछ ही सेकंड्स में सुयश के पैरों के पास एक पानी की बोतल रोल करते हुए आ गई। सुयश ने उस बोतल को उठाया और मुड़कर देखा तो मयंक और तारा गाड़ी में ही सो रहे थे। सुयश सोचने लगा कि मयंक और तारा गाड़ी में सो रहे हैं तो आखिर वो बोतल किसने उसकी ओर फेंकी थी। पर जैस्मिन की हालत ठीक नहीं लग रही थी तो सुयश ने फटाफट से वो बोतल जैस्मिन को दे दी। सुयश को अब कुछ तो अजीब लग रहा था। बस वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। जैस्मिन को गाड़ी में बिठाकर सुयश फिर से गाड़ी चलाने लगा। लेकिन कुछ दूर चलते ही अचानक से सुयश ने गाड़ी के ब्रेक मारे। सुयश को लगा कि उसकी गाड़ी के सामने वही लड़की आ गई है जो पहले सुयश को बैक सीट पर दिखी थी। लेकिन जब उसने गाड़ी रोकी तो वो लड़की क्या, दूर दूर तक उनके पास कोई नहीं था। सुयश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने वापस से गाड़ी स्टार्ट की और चुपचाप आगे चलता रहा। कुछ ही देर में वो लड़की एक बार फिर से अचानक ही सुयश की गाड़ी के सामने आ गई। लेकिन इस बार सुयश ने गाड़ी नहीं रोकी और तेजी से उस लड़की की तरफ गाड़ी चलाने लगा। देखते ही देखते सुयश की गाड़ी उस लड़की के आर पार हो गई। अब सुयश को यकीन हो गया था कि वो लड़की कोई आत्मा है जो उसे बार बार दिख रही है। सुयश ने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी क्योंकि वो अब बस घर पहुंचना चाहता था। तभी बैक सीट पर बेहोश पड़ी तारा एकदम से सीधी होकर बैठ गई। वो बिना कुछ बोले बस सुयश को घूरने लगी। सुयश की नजर जब तारा पर गई तो सुयश ने उसका नाम पुकारकर उससे बात करने की कोशिश भी की, पर तारा मानो सुन्न होकर बस उसे घूरे ही जा रही थी।
तभी तारा एक अजीब सी आवाज में कुछ बड़बड़ाने लगी। सुयश डर के मारे मयंक को उठाने की कोशिश करने लगा, पर मयंक होश में ही नहीं आ रहा था। देखते ही देखते तारा के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा और तारा अपना सर गाड़ी की विंडो पर जोर जोर से मारने लगी, इतनी जोर से कि उसके सर से खून निकलना शुरू हो गया था। तारा बिल्कुल पागल हो चुकी थी और सुयश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सुयश के अलावा और कोई भी होश में नहीं था। सुयश ने पुलिस को फोन मिलाया और इससे पहले कि वो पुलिस से बात कर पाता, पीछे से उसकी गर्दन पर 2 हाथ आए और उसका गला दबाने लगे। सुयश का कंट्रोल गाड़ी से हट गया और गाड़ी सीधा जाकर एक पेड़ से टकरा गई। सुयश को जब होश आया तो वो एक हॉस्पिटल में था। उसी रूम के बेड पर मयंक भी लेटा हुआ था। पुलिस जब सुयश से पूछताछ करने आई तो उसे पता चला कि गाड़ी में बैठे सभी लोगों की जान बच गई थी, बस कुछ गहरी चोटें आई थीं। सुयश ने पुलिस को सब कुछ बिल्कुल सच्चाई के साथ बताया। तभी वहां खड़े एक पुलिस ऑफिसर ने बताया, ऐसी ही एक लड़की के बारे में और भी केसेस आ चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि उसी रोड पर न्यू ईयर ईव के दिन एक लड़की को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। गाड़ी चलाने वाले ने पी रखी थी और वो उस लड़की को वहीं रोड पर पड़ा छोड़ गया। उस लड़की की उसी रात मौत हो गई और अब शायद उसी की आत्मा वहां भटकती है और उस रोड से गाड़ी चला रहे लोगों को हॉन्ट करती है। लेकिन सुयश के अलावा किसी को भी उस रात के बारे में ऐसा कुछ याद नहीं। सुयश को आज भी उस रात से जुड़े भयानक सपने आते हैं। उस रात के कई महीनों बाद तक भी सुयश ने रात में गाड़ी ही नहीं चलाई। 1 जनवरी 2003 की सुबह रितेश और उसके दोस्तों के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसे वो आज तक याद करते हैं। उस समय रितेश सूरत की एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहा था। साल 2002 खत्म होने वाला था और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए रितेश ने डूमास बीच जाने का प्लान बनाया। 31 की शाम को वो अपने 2 और दोस्तों को लेकर डूमास बीच के पास एक रिजॉर्ट पर पहुंचे, जहां न्यू ईयर की एक पार्टी चल रही थी। रिजॉर्ट के स्टाफ को कुछ पैसे देकर उन्होंने अपने लिए ड्रिंक्स का जुगाड़ भी कर लिया था। खूब जोरों शोरों से रिजॉर्ट में पार्टी करने के बाद वो समुद्र के किनारे बैठने डूमास बीच की ओर चले। रिजॉर्ट के एक वेटर ने उन्हें रोक के बताया कि डूमास बीच हॉन्टेड है और वहां रात में आत्माएं भटकती हैं और उनको वहां जाने से मना किया। पर उन तीनों ने उस वेटर की बात नहीं सुनी और डूमास बीच चले गए। तीनों डूमास बीच पर बैठे हुए अपने हाथ में के ग्लास ड्रिंक लिए गप्पे मार रहे थे। डूमास बीच एकदम सुनसान थी और इन तीनों के अलावा दूर दूर तक वहां कोई नहीं था। पर कुछ ही देर में रितेश के दोस्त रवि को वहां दूर कोई खड़ा दिखा जो धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। उसका चेहरा धुंधला था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बस एक प्रोजेक्शन है। रवि ने जब ये बात अपने दोनों दोस्तों को बताई तो उन्हें कुछ नहीं दिखा और उन्होंने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। रितेश ने बोला कि उसे ज्यादा चढ़ गई है और अब उसे और नहीं पीना चाहिए, पर रवि काफी श्योर था कि कुछ तो अजीब है। वो बार बार उसी धुंधले चेहरे वाली उस औरत को देख रहा था। देखते देखते अचानक वो उसके पास आ गई और उसके आर पार हो गई। रवि को एकदम से काफी अनईजी लगने लगा और वो चक्कर खा के नीचे बैठ गया। रितेश ने उसे पानी पिलाया पर रवि की हालत और खराब होती जा रही थी। उसका शरीर गर्म पड़ने लगा और वो ठंड से कपकपाने लगा। उन्होंने वापस रिजॉर्ट जाने का सोचा पर रवि चलने की हालत में नहीं था। रितेश ने अपने दूसरे दोस्त पुनीत को रिजॉर्ट से पानी, दवाइयां और जैकेट लाने को कहा। जैसे ही पुनीत वहां से गया वैसे ही रितेश को किसी के रोने की आवाज आई। उसने देखा तो समुद्र के किनारे पर बैठी एक औरत नीचे मुंह करके रो रही थी। उसे भी समझ आ गया कि बीच पर और देर रुकना ठीक नहीं है। वो तुरंत कांपते हुए रवि को उठाने बढ़ा। जैसे ही रितेश ने रवि को खींचा, रवि ने कांपना बंद कर दिया और रितेश को बहुत जोर से पीछे धक्का दिया। रवि की आंखों में एक अजीब सी चमक थी।
उसने गुस्से में रितेश को देखा, जिससे रितेश बहुत ज्यादा घबरा गया। इतने में पुनीत भी रिजॉर्ट के स्टाफ को लेकर वहां पहुंच गया। रवि उन सब को देखकर बहुत जोर से गुस्से में चिल्लाया और ये देखकर रिजॉर्ट वालों ने आग जलाकर उसे डराया और बहुत कोशिशों के बाद उसे बांध दिया। वो कुछ देर और चिल्लाया पर फिर बेहोश होकर नीचे गिर गया। रवि को सुबह सुबह पास के हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसे मालूम हुआ कि उसे 107 डिग्री बुखार था। 2 दिन हॉस्पिटल में रह के वो ठीक तो हो गया, लेकिन उसे अपने साथ हुई घटना के बारे में कुछ याद नहीं। पर रितेश और पुनीत इस हादसे को कभी नहीं भूल पाए। मैरी का जन्मदिन 31 दिसंबर को पड़ता था, जो कि साल का आखिरी दिन था। इस दिन लोग 12 बजे उसका बर्थडे और न्यू ईयर एक साथ सेलिब्रेट करते थे। उसके इस बर्थडे के दिन उसकी आंट ने उसे एक उइजा बोर्ड लाकर दिया। मैरी की आंटी को पता था कि उसे हॉरर स्टोरीज और हॉरर नॉवेल्स बहुत पसंद है। उन्हें यह भी पता था कि उसके लिए बहुत से लोग पहले से ही हॉरर नॉवेल्स लेकर आ रहे होंगे, इसलिए उन्होंने उसके लिए एक उइजा बोर्ड ले लिया। उइजा बोर्ड देखते ही मैरी खुशी के मारे चिल्ला उठी और उसे लेकर अपने रूम में भाग गई। उसने अपने साथ अपनी एक दोस्त को भी बुला लिया। रूम में जाने के बाद वो दोनों लोग उइजा बोर्ड के इंस्ट्रक्शंस पढ़ने लगे। उसमें लिखा था एक स्पिरिट को बुलाने के बाद उसे वापस भेजना बहुत जरूरी है, वरना वो स्पिरिट उस उइजा बोर्ड को यूज करने वाले इंसान पर कब्जा कर लेती है। मैरी ने सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़े और उसने अपने दोस्त के साथ उइजा बोर्ड यूज करना स्टार्ट कर दिया। उन दोनों ने उइजा बोर्ड के ऊपर एक ग्लास रखा और उस ग्लास पे अपनी उंगली रखी और पूछा, क्या यहां पर कोई आत्मा है? शुरू में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर बाद कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी और उइजा बोर्ड का ग्लास राइट साइड पर बने यस की तरफ अपने आप चला गया। वो दोनों लोग बहुत एक्साइटेड हो गए। उन्होंने फिर पूछा, क्या तुम एक चुड़ैल हो? फिर से उइजा बोर्ड का ग्लास राइट साइड पर बने यस की तरफ अपने आप चला गया। वो दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा अमेज्ड थे और उस आत्मा से अलग अलग तरीके के सवाल करने लगे। क्या तुम बता सकती हो कि ये नया साल मुझे क्या देने वाला है? उइजा बोर्ड बहुत तेजी से हिलकर उस पर बने अल्फाबेट्स पे जाने लगा। FRIND, फ्रेंड। ओह, मुझे एक नया दोस्त मिलेगा। क्या तुम बता सकती हो कि इस नए साल मेरे परिवार के साथ क्या होने वाला है? तभी उइजा बोर्ड बहुत तेजी से हिलकर उस पे बने अल्फाबेट्स पे जाने लगा। NOTHING, नथिंग। ये देखकर मैरी बोली, ऐसे कैसे? इस साल मेरी फैमिली के साथ कुछ तो होना चाहिए, कोई तो इवेंट होगा। फिर से वो ग्लास अलग अलग अल्फाबेट्स पे चलने लगा। DEATH, डेथ। ये देखकर मैरी और उसकी दोस्त बहुत ज्यादा डर गए। तभी नीचे से आवाज आई कि वो नए साल का और मैरी का बर्थडे का केक काटने वाले हैं। मैरी उइजा बोर्ड को वैसे ही छोड़कर अपनी दोस्त के साथ नीचे चली गई। नीचे जाते ही केक काटने के लिए मैरी के हाथ में चाकू पकड़ाया गया। तभी अचानक उस घर की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगी। मैरी की आंखें पूरी तरह से लाल हो गईं। उसने अपना मुंह बड़ा करके इतनी जोर की आवाज निकाली कि उसका जबड़ा ही टूटकर नीचे गिर गया। उसने उस चाकू से अपने पास खड़े अपने फैमिली मेंबर्स और सारे मेहमानों को मारना शुरू कर दिया। तभी उसकी दोस्त चिल्ला पड़ी, हमने उस आत्मा को वापस नहीं भेजा, उसने मैरी पर कब्जा कर। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, मैरी अपनी दोस्त की तरफ मुड़ी और उसे भी जान से मार दिया। सारे मेहमान मैरी को देखकर उस घर से भाग गए। इसके बाद मैरी या जो कोई भी उसके अंदर था वो अपने कमरे में आ गया और उस उइजा बोर्ड के साथ खेलने लगा। इस खौफनाक न्यू ईयर पे
उस आत्मा को एक बहुत अच्छा दोस्त मिल गया था, और अब जो भी उसके और मैरी के बीच में आता वो मार दिया जाता था। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मीरा और रोहन की शादी को 1 साल हो गया था, मगर जिंदगी की भागदौड़ की वजह से वो अपनी शादी के बाद से कहीं भी घूमने नहीं जा पाए थे। इस बार उन्होंने डिसाइड किया कि वो न्यू ईयर के लिए कहीं अच्छी जगह घूमने जाएंगे। मीरा को पहाड़ों का बहुत शौक था, इसलिए उसके कहने पर दोनों ने शिमला जाने का एक प्लान बनाया। उन्होंने शिमला जाकर बहुत मजा किया, हर फेमस जगह घूमे और साथ में काफी क्वालिटी टाइम भी स्पेंड किया। न्यू ईयर्स ईव पर मीरा और रोहन साथ में पार्टी करने एक बार में चले गए और वहां पर उन्होंने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली। होटल लौटते हुए शराब के नशे में दोनों इतना धुत हो गए थे कि वो बहुत मौज मस्ती में सड़क पर शोर मचाए जा रहे थे। तभी मीरा की नजर थोड़ी दूर पर बने एक बड़े से मैंशन पर पड़ी। वो मैंशन बिल्कुल अबैंडन्ड था, जैसे सालों से खाली पड़ा हो। उसकी बिल्डिंग बहुत ही पुरानी और डरावनी लग रही थी। तो मीरा ने मजे मजे में ही रोहन का हाथ पकड़ा और उसे मैंशन के अंदर ले गई। उस बड़े से मैंशन का नाम था चार्लविल मैंशन। उस मैंशन के बारे में दोनों ने सुना तो बहुत था, मगर वहां की कहानियों को इग्नोर करके अंदर जाना शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी। मैंशन का मेन डोर लॉक्ड था, इसलिए दोनों बैक साइड से अंदर घुस गए। वो दोनों अभी भी नशे में थे और उस मैंशन के अंदर जाकर जोरों से शोर मचाने लगे। मीरा दीवारों पर लगी तस्वीरों का मजाक उड़ाने लगी। उन दीवारों पर एक ब्रिटिश फैमिली की फोटो लगी थी, मगर उस फोटो को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो तस्वीर जिंदा हो और उसमें खड़े लोग अभी बाहर आ जाएंगे। रोहन को उस हॉल में पड़े सोफे पर खून के छींटे भी दिखे। उसे महसूस होने लगा कि शायद उन्हें उस मैंशन में नहीं आना चाहिए था। मीरा और रोहन ये सब देख ही रहे थे कि अचानक उन्हें ऊपर वाले फ्लोर से किसी चीज के टूटने की आवाज आई। एक पल को मीरा और रोहन बिल्कुल शांत हो गए थे। उन्हें लगा कि शायद घर में कोई था, लेकिन अगर घर में कोई होता तो मेन गेट पर ताला क्यों लगा होता। यही सोचकर मीरा ऊपर वाले फ्लोर पर जाने लगी। रोहन अब थोड़ा सा होश में आने लगा था। उसने मीरा को रोकने की कोशिश की, क्योंकि अब उसे उस घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो मीरा के पीछे जाकर उसे रोकने ही वाला था कि तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। रोहन मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। वहीं दूसरी तरफ मीरा ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच चुकी थी। उस फ्लोर पर कॉरिडोर के एंड में एक कमरा था, जहां का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल बंद हो रहा था। मीरा उस कमरे के अंदर गई और उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसका दिल दहल उठा। कमरे की हर चीज सड़ी हुई थी और कमरे के एक कोने में रोहन खड़ा था, लेकिन रोहन का चेहरा बहुत अजीब दिख रहा था। उसकी आंखों के प्यूपिल्स बहुत छोटे थे और वो मीरा को ही घूर कर देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, मानो वो वहां खड़ा कोई पुतला हो। मीरा ने जैसे ही रोहन को पुकारा, कोने में खड़ा रोहन तेजी से मीरा की तरफ भागा। ये देखकर मीरा बहुत तेज चिल्लाई और रोहन के पीछे दौड़ने लगी, मगर सीढ़ियों के पास मीरा ने जो देखा उसे देखकर वो वहीं जम सी गई। नीचे जिस फोटो को देखकर मीरा हंस रही थी, उस फोटो का हर इंसान इस वक्त मीरा के सामने खड़ा था। शायद वो उन लोगों की मरी हुई आत्मा थी जो मीरा को बेजान नजरों से घूर रही थी।
उनमें से एक छोटी बच्ची मीरा की तरफ आई और उसने मीरा का गला पकड़ लिया। देखते ही देखते वो बच्ची हवा में उड़ने लगी और वो अपनी खून सी लाल आंखों से मीरा की आंखों में देख रही थी। उसे देखते देखते मीरा की आंखों से भी खून आने लगा और वो चिल्लाती हुई वहीं बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने होटल के कमरे में थी और रोहन उसके पास बैठा था। वो हैरानी में उठी और रोहन से पागलों की तरह पूछने लगी कि आखिर वहां मैंशन में क्या हुआ था। तो रोहन ने उसे बताया कि मीरा के ऊपर जाने के बाद वो कुछ देर नीचे ही था क्योंकि उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी, मगर मीरा की चीख सुनकर वो दौड़ता हुआ ऊपर आ गया, जहां उसने मीरा को सीढ़ियों के पास डरा हुआ खड़ा देखा। वो मीरा का नाम पुकार रहा था, लेकिन तभी रोहन को ऐसा लगा कि जैसे कोई मीरा का गला दबा रहा हो और फिर मीरा की आंखों से खून आने लगा और तभी वो बहुत तेज चिल्लाई और बेहोश हो गई। रोहन ने जो बताया उसे सुनकर मीरा को कुछ समझ नहीं आया। उसे ये कभी पता नहीं चल पाया कि उस रात उस डरावने मैंशन में उसके साथ क्या हुआ था। इस हादसे के बाद कई महीनों तक मीरा बहुत गहरे सदमे में थी। उसे अक्सर लगता था कि कोई उसका गला दबा रहा है। जब वो बाथरूम में नहाने जाती तब उसे शीशे में दिखता कि उसकी आंखों से खून आ रहा है और वो पागलों की तरह अपनी आंखें साफ करने लगती। कई सारे डॉक्टर्स को दिखाने के बाद मीरा की हालत कुछ ठीक होने लगी, मगर कुछ सवालों के जवाब मीरा और रोहन को आज तक नहीं मिले। वो कौन आदमी था जिसे मीरा ने रूम में देखा था और उस आदमी की शक्ल रोहन जैसी क्यों थी? आखिर उस फैमिली के साथ क्या हुआ था और क्या उनका परिवार सच में उसी मैंशन में भटक रहा है?